संपादकीय प्रभात प्रभात खबर का है। दिन है शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2023 का। टॉपिक है नए साल में कोविड पर निगाह रहे। नए साल में कोविड पर निगाह रहे। हम नए साल में हैं, पर ऐसा लगता है कि महामारी से अभी पीछा नहीं छूटा है। चीन में कोरोना का कहर इंगित करता है कि इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। वर्ष 2019 के अंत में चीन से ही इसकी शुरुआत हुई थी और इस महामारी की सही स्थिति की जानकारियां बाकी दुनिया से साझा नहीं की गई थी। इटली में भी उसी समय कोरोना संक्रमण हुआ था, पर इसका पता जनवरी-फरवरी 2020 में तब चला जब RT-PCR जांच की सुविधा आई। वायरस के उद्भव और उसके प्रयास के बारे में अभी भी हमें पता नहीं है। इस संबंध में भू-राजनीतिक चुनौती यह रही कि चीन ने जांचकर्ताओं के लिए दस्तावेज बंद रखे थे। अभी फिर चीन वही खेल खेल रहा है। सरकारी आंकड़ों पर आधारित वर्ल्डओमीटर के ग्राफ के अनुसार वहां नवंबर-दिसंबर में एक लहर आई थी, जिसका चरम दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आया। उस समय योजना 4000 संक्रमण का ग्राफ क्रिसमस तक 3000 के आसपास आ गया। अन्य स्रोत विशेषकर विदेश समाचार एजेंसी के अनुसार पूरे देश में महामारी का कहर रहा। बीजिंग एवं ग्वांगडोंग सबसे अधिक प्रभावित रहे। क्रिसमस के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि चीन में वायरस जंगली आग की तरह फैल रहा है। मौजूदा फैलाव अधिकांश ओमिक्रॉन BF7 वायरस की वजह से हो रहा है, जिसके अनुसार कुछ मामले पहले भारत में भी पाए गए। दुर्भाग्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन फिर एक बार इस लहर के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने में अक्षम है। ऐसी ही देरी जनवरी 2020 में हुई थी, जब 3 महादेश के कई देशों और ऑस्ट्रेलिया में वायरस से फैल रही महामारी सामने थी। संगठन ने महामारी की घोषणा मार्च 2020 के दूसरे सप्ताह में की थी। संगठन की नई जांच इसे स्वीकार किया है। माना जाता है कि यह देरी महामारी की घोषणा नहीं करने के लिए चीनी दबाव का नतीजा थी। भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया भी कमजोर थी। कई मौतों को दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए यह समझा जा सकता है कि भारत अभी क्यों चिंतित है। इस संबंध में प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है तथा वायरस के बाहर खासकर चीन से आने से रोकने के लिए कुछ स्पष्ट कदम उठाए गए हैं। बीते वर्षों में दुनिया आगे बढ़ी है तथा वैज्ञानिक एवं महामारी विशेषज्ञ, जिसमें भारत के विशेषज्ञ भी हैं, महामारी के बारे में जानकारियों से लैस हैं। इसलिए भारत के लिए बेचैन होने का कोई कारण नहीं। हमें आज यह करना है कि हम संक्रमण के रोजाना की संख्या और विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति पर निगरानी रखें तथा ठोस निष्कर्ष निकालें। अभी तक भारत में किसी नई लहर के कोई संकेत नहीं है। भारत में कोविड-19 की 3 लहरें आई हैं
2020 में 10 माह चला संक्रमण, 2021 में मार्च जुलाई में तथा 2022 में जनवरी फरवरी में। चिकित्सीय भाषा में लहर महामारी का प्रयास है तथा वैली एक स्थानिक यानी इंडेमिक प्रसार है। अगर वह लंबे समय तक चलता रहा, भारत में मार्च 2022 से यही स्थिति है और संक्रमण में थोड़ी वृद्धि जून जुलाई और अगस्त में हुई थी, पर उसे लहर नहीं कहा जा सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भविष्यवाणियों को गलत साबित किया है और इसके अनेक रूप निकले हैं। इन पर टीके की दोनों या तीनों खुराक या संक्रमण से मिली प्रतिरोधक क्षमता का असर भी नहीं हुआ। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? सही है कि कोरोना वायरस विशेषज्ञों के बनाए नियमों का पालन नहीं है, सो हमें सचेत रहना होगा। किसी भी तरह के पैनिक का कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से तथ्यों को जानने में अभी समय लगेगा, लेकिन हम यह जानते हैं कि चीन के वुहान में 2020 में बहुत कड़ा लॉकडाउन लगा था। इसका मतलब था कि वहाँ हाहाकारी लहर आई थी। लॉकडाउन की तैयारी में उन्होंने विदेशियों को निकल जाने दिया और जो मेडिकल छात्र केरल वापस आए उनके साथ वायरस भी आया। उस लॉकडाउन की तर्ज पर भारत में मार्च में लॉकडाउन लगाया गया जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की घोषणा की, लेकिन तब वायरस उस तरह से फैलना शुरू नहीं हुआ था। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चीन लगातार कठोर रहा, पर उसने यह जताया कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहाँ 2021 में शीतकालीन ओलंपिक भी आयोजित हुए, फिर भी वे लोग जीरो कोविड नीति लेकर आए, जो नवंबर 2022 तक जारी रहा। कुल मिलाकर 2020 में और 22 की अंतिम तिमाही में बहुत से चीनियों को संक्रमण और बीमारी से बचाया गया, लेकिन BF7 वायरस को रोका नहीं जा सका। उनका स्थानीय टीका कारगर साबित नहीं हुआ। मृत वायरस से बने उस वैक्सीन में एल्युमिनियम साल्ट, लेकिन भारत में ऐसे वैक्सीन में विशेष मॉलिक्यूल भी है जो अधिक प्रतिरोधी है। ऐसे टीके से फिर से संक्रमित होने के बावजूद गंभीर बीमारी नहीं होती है। चीन की जीरो कोविड नीति के चलते बड़ी संख्या में चीनी लोगों में प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं हुई। अभी लाखों चीनी पहली बार संक्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कि लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता वाली आबादी बुजुर्गों को छोड़कर के लिए ओमिक्रॉन से होने वाली बीमारी जानलेवा नहीं है। वर्तमान समय में यह भविष्यवाणी करना तार्किक है कि भारत के सामने चीन की तरह का कोई जोखिम दूर तक नहीं है। हमारे यहाँ जो मौतें होनी थी वे 2020-21 के दौरान हो चुकी हैं। भले ही उनसे संबंधित तथ्यों पर विवाद हो, यह स्पष्ट तथ्य है कि हमारे देश में जीरो कोविड नीति नहीं थी, बल्कि वायरस को उसकी गति से बढ़ने दिया गया। हमने फिर से संक्रमण को भी होने दिया। साथ ही हमारे पास बहुत अधिक कारगर वैक्सीन भी है। ओमिक्रॉन और उसके ज्ञात वेरिएंट 2023 में भारत में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है, सचेत रहें, चिंतित नहीं, सतर्क रहें, बेचैन नहीं। रोज के संक्रमणों पर नज़र रखें और रुझानों को देखें। यह नए साल के लिए बहुत अच्छा है। भीड़ भरे इलाकों में मास्क लगाना सही रहेगा। इससे अन्य तरह के संक्रमणों से भी बचाव में मदद मिलेगी। ऐसा करने से
एक सामान्य अनुशासन बनता है तथा आसान सुरक्षा मिलती है। अगर स्थिति बिगड़ती है तब इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक है जल संरक्षण पर ध्यान। भारत में अब तक 25,000 अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है। देश में जल संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने 2047 तक, जब हमारी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे, हर जिले में 75 सरोवर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में आयोजित प्रथम जल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए राज्यों द्वारा हो रहे प्रयास राष्ट्र के सामूहिक लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ा योगदान देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ राज्यों में मंत्रीगण भी हिस्सा ले रहे हैं। जल एक राज्य विषय है। इसके लिए इससे संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जलवायु परिवर्तन में पैदा हो रही समस्याओं और पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए जल संरक्षण देश के समक्ष प्रमुख प्राथमिकताओं में है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी अनेक पहलें की हैं तथा कई योजनाओं को स्वीकृति दी है। जल सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं, उद्योग जगत तथा अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय की आशा है। भारत के 2047 योजना के अंतर्गत जल से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सूत्री मांग को भी सामने रखा है। इसके अंतर्गत राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक वित्त, सहभागिता, जन भागीदारी तथा सतत विकास के लिए प्रयास जैसे सूत्र शामिल हैं। पानी की सबसे अधिक आवश्यकता उद्योग जगत और कृषि कार्य में होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों क्षेत्रों को आह्वान किया है कि उन्हें मिलकर पानी बचाने के लिए भारत अभियान चलाना चाहिए। इन क्षेत्रों में नई तकनीकों को जोड़कर उत्पादन व्यवस्था में सुधार कर और परंपरागत कृषि के बदलाव पर पानी के इस्तेमाल में बड़ी कटौती की जा सकती है। इस संबंध में देश और दुनिया के अन्यत्र हो रहे प्रयासों को अपनाया जा सकता है। देश के विकास के साथ शहरीकरण की प्रक्रिया में भी बड़ी गति आई है। इससे पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। इस संबंध में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और जरूरत को भी प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है। सरकार के प्रयासों के साथ व्यापक जन चेतना और जन भागीदारी के बिना अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण दिया है कि सरकार ने संसाधन उपलब्ध कराए पर उसकी सफलता लोगों के कारण ही संभव हुई। आशा है कि उसी उत्साह से देश में पानी बचाने के लिए भी प्रयासरत होगा। अब अगला टॉपिक है क्या हम नकसूरे हो रहे हैं? लिख रहे हैं डॉक्टर सुरेश पंत। स्वर को नाक से बोलना ही नकसूरा होना है। भाषा में कहें तो शुद्ध स्वर ध्वनि को भी अनुनासिक स्वर की भांति नाक से उच्चारण करने वाले को
लोक ने नक्सुरा कहा जाना चाहिए। इस परिभाषा के आलोक में लगता है कि हिंदी समाज नक्सुरा बनने पर तुला है। पहले संबोधन बहुवचन के ओ को नाक से बोलने की जिद ने ओ को ओ कर दिया और भाइयों, बहनों, बच्चों को नक्सुरे से भाइयों, बहनों, बच्चों कहने का रोग फैला। यह रोग पिछली सदी में नहीं था, पता नहीं यह गर्व का विषय है या संताप का कि इसका व्यापक प्रसार कई लोगों के संबोधन में अनुनासिक के प्रयोग के साथ फैला है। उनके प्रारंभिक संबंधों में भाइयों, बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों आदि दिन में अनेक बार सुनाई पड़ते हैं। उसके बाद सैकड़ों मुँह महानों द्वारा ये बार बार दोहराए जाते हैं। परिणाम यह कि लोग इस उच्चारण को ही मानक समझ बैठे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यदाचरित श्रेष्ठ अस्त्र देवेतरो जनः सह प्रत्ययमानं कुरुते लोक तदनुवन्ते। आशय यह है कि सर्वश्रेष्ठ जन जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी आचरण का अनुसरण करते हैं। आज हिंदी भाषी लोग संबोधन में भाइयों, बहनों जैसे रूपों का ही व्याकरण सम्मत और 100% शुद्ध प्रयोग मान बैठे हैं और अपने व्यवहार में पूर्ण विश्वास के साथ उसका प्रयोग करते हैं। आश्चर्य तब होता है जब हिंदी के बहुत से लेखक, शिक्षक, पत्रकार जैसे बुद्धिजीवी भी इस ओंकार का अधिकार पूर्वक प्रयोग करते हैं, बिना यह समझे कि वे असाध्य नक्सुरा रोग से संक्रमित हो चुके हैं और इसे फैलाने का माध्यम बन रहे हैं। अगर हमारे नेता हमें भाइयों, बहनों या मेरे प्यारे देशवासियों कहकर संबोधित करते हैं, तो हम देशवासियों के प्रति उनके प्यार का अनुसरण किया जाना चाहिए। शुद्ध हिंदी का नहीं। व्याकरणीय स्थिति यह है कि हिंदी शब्दों की रचना करते हुए तिर्यक पद निर्माण के लिए औंग प्रत्ययकर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण कारकों से ही जुड़ता है। संबोधन बहुवचन में अर्थात एक से अधिक जनों को टेरने, बुलाने, आवाज़ देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो कभी भी ओ नहीं होगा। सामान्य बहुवचन में अवश्य होगा। जब सामान्य कथन में बहुवचन बनाने के लिए मूल एक वचन से ओ जोड़ते हैं उसे एक साथी कारक प्रत्यय की भी आवश्यकता होती है। जैसे बहनों ने भाइयों को, पहाड़ों से मित्रों के लिए, देवताओं का नदियों में आदि संबोधन में यह संभव नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बिना अनुनासिक के और बिना किसी कारक प्रत्यय के सीधा बहुवचन बनेगा। भाइयों, बहनों, गुरुजनों आदि। इस नियम को समझने के बाद भी कई लोग यह हठ करते हैं कि जब बहुवचन में सभी कारकों में ओ
लगता है तो संबोधन में क्यों नहीं। इस हठ के समाधान के लिए उन्हें कारक की संकल्पना को समझना होगा। कारक को सीधा प्रक्रियात्मक संबंध होता है क्रिया से, वस्तुतः प्रकार्य की दृष्टि से संबोधन कारक नहीं है, क्योंकि अन्य कारकों की भांति क्रिया के साथ इसकी कोई अवनति नहीं होती। मुख्य वाक्य की क्रिया से संबंध न होने से संबोधन में कारक तो सिद्ध नहीं होता। वस्तुतः संबोधन तो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। वाक्य पूरा अर्थ देता है और संबोधन पद भी प्रत्यक्ष रूप में एक पद होते हुए भी अर्थ के स्तर पर उसमें पूरा वाक्य निहित होता है। छोटा सा उदाहरण है, जब आप पूछते हैं बच्चों आज क्या खाओगे, तो बच्चों के संबोधन के साथ बताओ क्रिया छिपी हुई है और दोनों से मिलकर पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य बनता है। बच्चों बताओ। इस कथन की आंतरिक संरचना में स्पष्टतः दो वाक्य हैं। बच्चों बताओ कहो तुम आज क्या खाओगे। इसलिए जब संबोधन बच्चों का किसी कारक की तरह क्रिया से संबंध नहीं है तो उसका कारक तिर्यक रूप नहीं बनेगा। जब तिर्यक रूप ही नहीं बनना तो ओ को जबरदस्ती यहाँ लाकर नक्सुरा बनाने की क्या आवश्यकता है। संबोधन में नाक घुसाने की देखा देखी यह अतिरिक्त निष्कर्ष निकाला गया या कहिए निष्कर्ष में विस्तार किया गया कि जो भी शब्द ओकार से समाप्त होता है उसमें अनुनासिकता आ ही जानी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि आदेशार्थक क्रियादस्पद के ओ को भी नाक लग गई और बच्चों आओ बैठो पढ़ो जैसे क्रिया के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों आओ बैठो पढ़ो जैसे क्रिया के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण की स्कूली पुस्तकों में भी यह दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि वे लेखक भी तो अंततः ऐसी ही पाठशालाओं विश्वविद्यालयों से दीक्षित हुए हैं जहाँ ओकार को मोक्षदायक ओंकार में बदला जा चुका है। अब नवीनतम प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि तुलनावाची मानो को भी मानो कर दिया गया है। तुलनावाची मानो को भी मानो कर दिया गया है। सेब इतना मीठा है मानो शहद हो। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझाते हुए कहा जा रहा है सिए मुख मानहु चंद, सीता का मुख मानो चंद्रमा। मैथिली शरण गुप्ता की प्रसिद्ध पंक्ति का कायापलट कर दिया गया है। मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यह प्रवृत्ति बनी रही तो लगता है वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक स्वर अनुनासिक हो जाएगा और हम 100% नक्सुरे हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक है देश दुनिया से 2023 के अंतर्राष्ट्रीय समीकरण की पड़ताल। बीता वर्ष राजनीतिक समीकरणों का दौर रहा। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में महंगाई और ऊर्जा का संकट बढ़ाया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 2023 में क्या रहेगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की राह। राजनीतिक स्थिरता को पाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने की जरूरी है। यूक्रेन की दशा को ब्लैक स्वान इवेंट भी कहा जा सकता है। इसने यूरोप में शीत युद्ध के बाद फिर से नए सैन्य संघर्ष के दौर की शुरुआत की है। यह संघर्ष मात्र वैश्विक अव्यवस्था और निष्क्रियता की निशानी है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगातार जारी है। इस घटना ने विश्व व्यवस्था को और भी अस्थिर किया है। रूस द्वारा लगातार सामूहिक विनाश के हथियार का उपयोग इस चेन रिएक्शन को और भी बढ़ाएगा। आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अवस्था, क्षेत्रीय असंतुलन, घरेलू समस्याओं को साथ में झेल रही है। गरीबी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को दरकिनार कर आज दुनिया सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए अधिक अव्यवस्थित हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को पुनः पटरी पर लाने के लिए प्रमुख शक्तियों के संतुलन के बजाय हितों के संतुलन पर आधारित नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में अरब और चीन ने शिखर सम्मेलन द्वारा इसका अच्छा उदाहरण पेश किया है। चीन ने बड़े स्तर पर अरब देशों में व्यापारिक निवेश किए हैं और ये क्षेत्र चीन के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस सम्मेलन ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच विविधता को बढ़ाया है और क्षेत्रीय संतुलन को कायम किया है। यह अरब दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत था। यह प्रेरणा का स्रोत भी था, क्योंकि इसने साझा लक्ष्यों, आपसी सम्मान की बात की और सहयोग के कई नए रास्ते खोले। यह अरब नेताओं और समुदाय के लिए मिलने और चीन के लगातार बढ़ते नेतृत्व को बेहतर ढंग से समझने का अवसर भी था। अब अगला टॉपिक है आपके पत्र से खतरों से न खेलें युवा। हाल ही में बिहार के खगड़िया में 3 युवक रेलवे ट्रैक पर फिल्म बना रहे थे, तभी उस पर ट्रेन आ गई और 2 युवक की मौत हो गई, जबकि तीसरे ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। आजकल खतरनाक जगहों पर फिल्म या वीडियो बनाने, सेल्फी लेने का चलन बहुत बढ़ गया है। इस कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। किशोर युवाओं को ऐसे काम से बचाना चाहिए। पेरेंट्स भी बच्चों को सावधान और जागरूक करें ताकि खतरनाक जगहों पर मोबाइल का उपयोग से बचें। अब आता है शिक्षकों का अगला टॉपिक है शिक्षकों का सम्मान जरूरी। शिक्षकों के प्रति समाज में धारणा बन गई है कि ये मुफ्त में वेतन उठाते हैं, उनके जिम्मे कोई काम नहीं होता। आमजन के साथ ही उच्च पदस्थ पदाधिकारी भी ऐसा सोचने लगे हैं कि कुछ शिक्षकों के कारण सभी शिक्षकों का अपमान गलत है। हमें यह समझना होगा कि कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालना बहुत धैर्य और परिश्रम का कार्य है। गुरुओं को ऐसे ही राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, शिक्षकों का सम्मान देना होगा, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। अब अगला विषय है लीक प्रश्नों का मामला। टिप्पणीकार है सौरभ जैन।
देश में एक बार फिर पेपर लीक होने की घटना सामने आई है। परीक्षा लेने वाली एजेंसियों में अपार हर्ष का माहौल है। हर बार की तरह इस बार भी पर्चा लीक होने से रोकने की नाकाम कोशिश पर परीक्षा आयोजक अपनी पीठ थपथपाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। यदि परीक्षाएं बगैर प्रश्न पत्र लीक के हो जाती तो हमारी व्यवस्था के लिए कितना शर्म भरा क्षण होता है। ऐसे में जिम्मेदार तो नज़रें ना मिला पाते हैं। पेपर लीक होने से सबने राहत की सांस ली है। प्रतियोगिता परीक्षाएं एक ऐसा विषय है जिस पर देश में बात नहीं होती, इसलिए परीक्षा आयोजनकर्ता रिलैक्स मोड पर न्यू ईयर के जश्न की तैयारी में जुटे हैं। यदि भूले भटके ही किसी ने लीक मामले पर सवाल करने की भूल की तो उसके पास पहले की परीक्षाओं के लीक प्रश्नों के जवाबों की लंबी फाइल ऑलरेडी पड़ी है। सो नया जवाब देने से न तो वे डरते हैं और न ही भयभीत होते हैं। जिस प्रकार फेस्टिव सीजन में त्योहारों के बधाई संदेश पर सेम टू सेम कॉपी पोस्ट किया जाता है, वैसे ही पेपर लीक के समय पहले के पेपर लीक का जवाब कॉपी करके नए पेपर लीक में पोस्ट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जब कॉपी पेस्ट करते हुए बोरियत महसूस होगी तब शायद यह जवाब दिया जाएगा कि प्रश्न पत्र लीक होना परीक्षाओं की नियति है। प्रश्न पत्र खुद चाहता है कि वह लीक हो। पेपर लीक होना इस देश में बेहद सामान्य सी घटना हो चुकी है। यदि कोई परीक्षा हो रही है तो पेपर तो लीक होकर ही रहेगा। यही जनमानस की आम धारणा है। इस धारणा की पुष्टि हर प्रतियोगी परीक्षा के समय हो जाती है। हैरानी तो उस दिन होगी जिस दिन बगैर प्रश्न पत्र लीक हुए परीक्षाएं हो जाएंगी। तब जांच समिति बनेगी इस बात के लिए कि आखिर कमी कहाँ रह गई। वो प्रश्न पत्र ही क्या जो लीक ना हो। बाजार में वाटर प्रूफिंग की गारंटी देने वाले प्रोडक्ट भी पेपर लीक होने से नहीं बचा सकते। सिस्टम के लीकेज की प्रॉब्लम से युवाओं के भविष्य पर सीलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का लीक होना कॉलोनी की पाइपलाइन से रिश्ते पानी की तरह हो गया है। वहाँ सड़क पानी से भर जाती है तो यहाँ युवाओं के भविष्य पर पानी फिर रहा है। सड़क के पानी में गाड़ी छवाका मारते हुए छींटे राह चलतों पर उड़ती है और प्रश्न पत्र का लीकेज रोजगार की संभावनाओं पर अव्यवस्था का कीचड़ उड़ा देती है। पीएचई विभाग के जिम्मे जब तक परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी नहीं जाएगी तब तक लीक की समस्या से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। अब अगला टॉपिक बाहर की भीड़। आपके मस्तिष्क में संसार के लोगों की संसार की स्मृतियों की भारी भीड़ है।
यह भीड़ आपको एकांत में शांति से बैठने नहीं देती है। दुनिया की आवाज़ें हैं, दुनिया की बातें हैं, दुनिया की अनेक कड़ी और मीठी स्मृतियाँ हैं। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके मस्तिष्क भरी संसार के लोगों को की और संसार की स्मृतियों की घुड़दौड़ ने एकांत के क्षणों की आपकी शांति छीन ली है। आप जरा सा शांत बैठेंगे तो वो सब याद आएगा और आपको परेशान करेगा। की बात को याद करके आप हंसेंगे तो किसी की बात याद करके जलेंगे। किसी की बात को याद करके आप में घृणा का भाव आएगा तो किसी की बात को याद करके आप में उसके प्रति आस्तिक आ- आसक्ति जाएगी। किसी की बात याद करके आपको धन का ध्यान आएगा तो किसी की कोई बात याद करके आपको ध्यान आएगा कि उस व्यक्ति ने मेरा बड़ा नुकसान किया और उसके बदला लेने की भावना आपके भीतर जागृत हो जाएगी। एक संसार वह है जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है। एक संसार आसक्ति का संसार है जो आपके मन पर अधिकार किए हुए हैं। वह आपके भीतर बसा हुआ है जो आपके अंदर चला करता है। भले ही आप भीड़ में चले जाएं, भीड़ को देखते देखते आप अपने अंदर की तरफ नहीं देखते और बाहर देखते देखते हमेशा आप परेशानी महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी आप भीड़ में होंगे तो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही आप एकांत में जाकर बैठ जाएंगे तो आपके अंदर की भीड़ बाहर आने लगेगी। एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो आपको इन स्थितियों से बचना पड़ेगा। आप बाहर की भीड़ को भीतर मत घुसने दीजिए। जब भीतर भीड़ नहीं होगी तब आप एकांत के क्षण का पूरा लाभ उठा सकेंगे, उनका पूरा आनंद ले सकेंगे। यह केवल और केवल ध्यान से संभव होगा। आत्म साधना से संभव होगा। ईश्वरीय सत्ता को अपने भीतर विराजमान कर लेने से संभव होगा। अतः आप ऐसा ही कीजिए, इसी से आप सच्चा सुख और सच्ची शांति पा सकेंगे। इसी के साथ ट्यूटोरियल समाप्त।